हेलो एवरीवन, फिर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा लेकर आई हूँ जिसकी स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक करो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर लो। ड्रामा के स्टार्ट में हमें दिखाते हैं हमारी फीमेल लीड को जिसका नाम सुमी है। वो यहाँ माउंटेन पे रहती है। तभी यहाँ पर उसका हस्बैंड आकर बताता है कि आपकी बेटी कोको गायब हो गई है और उसने आपके लिए एक लेटर छोड़ कर गई है। सुमी यहाँ पर अपनी बेटी कोको का लेटर पढ़ती है जो कि उसे बताती है कि मम्मी मैं माउंटेन से नीचे जा रही हूँ आपके लिए ब्लाइंड डेट अरेंज करने और आप बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं आपके लिए एक बहुत ही अमीर हस्बैंड ढूंढूंगी। तो सुमी कहती है कि कोको को अचानक से क्या हो गया जब वो मेरे लिए हस्बैंड ढूंढने चली गई। अस्टिन कहता है कि आप ही तो हमेशा अपनी बेटी के सामने वीक बनने का प्रिटेंड करती हो और उसे तो पता ही नहीं है कि आपके पास मैजिकल पावर्स है और वो सोचती है कि आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको एक अमीर हस्बैंड की जरूरत है। सुमी कहती है कि ठीक है, मैं माउंटेन से नीचे जाती हूँ कोको को ढूंढने के लिए, तब तक तुम घर का ख्याल रखना। लेकिन हाँ, अभी मैं थोड़ा थकी हुई हूँ तो रेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद जाऊंगी। अस्टिन कहता है कि बच्ची गुम हो गई है और कैसी मम्मी हो तुम। फिर हम यहाँ पर सुमी की बेटी कोको को देखते हैं जो कि यहाँ ब्लाइंड डेट वाले अंकल को चिल्लाने लगती है कि मैंने तो ब्लाइंड डेट के लिए यंग और हैंडसम बंदे को ढूंढी थी पर आप तो एक टकलू हो। तो ये भी कहता है कि मैंने भी अपने ब्लाइंड डेट के लिए एक 25 साल की लड़की को चुना था, तुम जैसी 5 साल की बच्ची को नहीं। इसलिए छोटी बच्ची यहाँ पर प्रॉब्लम मत क्रिएट करो और जाओ जाके खेलो। कोको कहती है कि मैं यहाँ पर अपनी मम्मी के लिए ब्लाइंड डेट पर आई हूँ और मेरी मम्मी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है और वो एक रिच और यंग और हैंडसम लड़का डिजर्व करती है, आप जैसा टकलू और ओल्ड मैन नहीं। तो ये बंदा कोको से कह देता है कि तुम्हारी मॉम का ब्यूटीफुल होने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि उनके पास जब तक तुम जैसी बर्डन होगी कोई भी तुम्हारी मम्मी से शादी नहीं करेगा। तो कोको भी कह देती है कि मैं अपनी मम्मी के लिए एक रिच हैंडसम और अच्छा बंदा ढूंढ के रहूंगी। और तभी यहाँ रेस्टोरेंट में हमारे मेन लीड जीएन की एंट्री होती है और उसे देखकर कोको तो तुरंत ही चुन लेती है कि ये देखो, वो अंकल तो दिखने में ये बहुत ही ज्यादा हैंडसम और इम्प्रेसिव लग रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है कि वो मेरी मम्मी से जरूर शादी करेंगे। तो ये बंदा तो जीएन को देख कर ही डर रहा होता है और उसे कहता है कि तुम्हें पता भी है वो इस शहर का बहुत ही फेमस डेविल बंदा है और जो भी उससे पंगा लेता है ना वो उसे मार देता है। तो कोको कह देती है कि कुछ भी मत बोलो, आज से वो मेरे डैडी है और मैं अपने डैडी के खिलाफ कुछ भी नहीं सुनूंगी। हम देखते हैं कि जियन यहाँ पर अपनी ग्रैंड माँ को रेस्टोरेंट में छोड़ने आया होता है और वो कहता है कि अब मैं जाता हूँ। तो ग्रैंड माँ इसे रोककर कहती है कि तुम भी मेरे साथ रहो, मैं यहाँ पर अपनी फ्रेंड से मिलने आई हूँ। जियन कहता है कि मैं समझ गया, अब आप बोलेंगी कि आपकी जो फ्रेंड है उसकी एक ग्रैंड डॉटर है जो कि सेम मेरी एज की है। तो ग्रैंड माँ कहती है कि अगर तुमने मेरे लिए एक ग्रैंड डॉटर इन लॉ ढूंढ लिए होते तो मुझे ये सब करना ही नहीं पड़ता। इतने में यहाँ पर कोको आ जाती है और वो जीएन को पकड़ के उसे कहने लगती है कि डैडी मैंने फाइनली आपको ढूंढ ली। तो ग्रैंडमा तो यहाँ पर कोको को देखते के साथ ही खुश हो जाती है कि कितनी प्यारी बच्ची है और वो जीएन से कहती है कि क्या ये सच में तुम्हारी बेटी है, ये तुम्हें डैडी कह रही है। जीएन कहता है कि ग्रैंडमा बिल्कुल भी नहीं और वो कोको से कहता है कि बच्ची तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानता और मैं तुम्हारा डैडी नहीं हूँ। तो ये कहती है कि अगर आप मेरी मम्मी से शादी कर लोगे तो आप मेरे डैडी बन जाओगे। तो जीएन कहता है कि अच्छा, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें यहाँ पर भेजी है फ्रॉड करने के लिए। तो कोको कहती है कि डैडी आप मेरी मम्मी के बारे में ऐसा मत बोलो, यहाँ पर मैं खुद आपके पास आई हूँ और डैडी एक बार मेरी मम्मी को देख तो लो, वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। तो जीएन तो यहाँ पर फोटो देखने के लिए नहीं मान रहा होता है। तो ग्रैंडमा कहती है कि लाओ मुझे दिखाओ और वो कोको से तारीफ करती है कि तुम्हारी मम्मी तो सच में बहुत ही ब्यूटीफुल है। फिर जीएन की ग्रैंडमा से कहती है कि वैसे भी मैं तुम्हारे लिए ब्लाइंड डेट अरेंज कर ही रही थी तो क्यों ना तुम इस बच्ची की मम्मी से शादी कर लो, वैसे भी ये बच्ची तुम्हें बहुत पसंद कर रही है। कोको भी कहती है कि डैडी अगर आप मेरी मम्मी से शादी करोगे ना तो आपको मेरी जैसी प्यारी सी बेटी मिलेगी। फिर जीएन जब यहाँ पर सुमी की फोटो देखता है तो उसे लगता है कि वो उसे जानी पहचानी क्यों लग रही है, उसे यहाँ पर चक्कर आने लगते हैं। तो ग्रैंडमा उसकी फिक्र करती है कि फिर से तुम्हारा सर दुख रहा है, बताओ तुम्हारी मेडिसिन कहाँ पर है। जीन कहता है कि ग्रैंडमा कोई बात नहीं, मुझे अभी मेडिसिन की जरूरत नहीं है। और फिर वो कोको से कहता है कि देखो मुझे ऐसी बीमारी है कि मैं कभी भी मर सकता हूँ, तो क्या तुम फिर भी मुझे अपनी मम्मी से मिलवाना चाहती हो। तो कोको कहती है कि डैडी आप फिक्र मत करो, जब तक मैं यहाँ पर हूँ ना मैं आपको मरने नहीं दूंगी। आपको पता है मम्मी ने मुझे कहा है कि मैं एक लकी स्टार हूँ और मेरे साथ रहकर आप खतरे से बच सकते हैं। ग्रैंडमा तो ये सुनकर खुश हो जाती है और जीएन उनसे कहता है कि ग्रैंडमा ये छोटी बच्ची है, इसकी बातों पर बिलीव मत करो। तो ग्रैंडमा कहती है कि क्या पता कि ये बच्ची बिल्कुल सही कह रही है कि ये तुम्हें बचा सकती है और देखो मैं नहीं जानती हूँ, मुझे बहुत पसंद आई है, मैं इसे ही अपनी ग्रेट ग्रैंड डॉटर बनाना चाहती हूँ। तो यहाँ पर जीएन को हार मानना पड़ता है, वो कहता है कि ठीक है ग्रैंडमा, इसे अभी हम लोग घर लेके चलते हैं और फिर बाकी बातें हम लोग इसकी मॉम के आने के बाद करेंगे। तो ग्रैंडमा तो हैप्पी हो जाती है और जीएन अपने साथ कोको को घर लेके जाने लगता है। फिर दूसरी तरफ हम यहाँ सुमी को देखते हैं जो कि अब यहाँ माउंटेन से नीचे यहाँ सिटी में आ चुकी होती है और वो सोचती है कि कोको उसका कॉल क्यों नहीं उठा रही है। फिर ये कोको को ढूंढने के लिए अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल करती है और देख लेती है कि कोको तो जीएन के साथ है। सुमी को बहुत ही शौक लगता है कि कोको जिसके साथ गई है वो कोई और नहीं बल्कि वही मैन है जिसके साथ उसने 6 साल पहले नाइट स्पेंड करी थी। और अगली सुबह उसके होश आने पर इसने मैजिक पावर का इस्तेमाल करके उसकी मेमोरी लॉस कर दी थी ताकि वो इसे पहचान ना पाए और इसे परेशान ना करे। अब यहाँ पर सुमी तो ये देखने के बाद सोच लेती है कि मुझे अपनी बेटी को कोको वापस लाना होगा।
यहाँ पर हम देखते हैं कोको को, जो कि जियन के साथ उसका घर देखकर बहुत ही खुश होने लगती है कि डैडी आपका घर तो कितना बड़ा है, और मम्मी और मैं तो पहले माउंटेन पे रहते थे, अगर मम्मी को यहाँ पर इतने अच्छे घर में रहने मिलेगा तो कितना अच्छा होगा। जियन कहता है कि क्या तुम और तुम्हारी मम्मी माउंटेन पे रहती थी? तो ये हाँ बोलती है और कहती है कि वहाँ की लाइफ बहुत ही मुश्किल थी, इसलिए तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी मम्मी के लिए एक अमीर हस्बैंड ढूंढूं। ये सुनकर जियन कहता है कि अच्छा, अब मैं समझा कि तुमने मुझे क्यों चुनी हो अपना डैडी बनाने के लिए, क्योंकि तुम मेरा पैसा देख रही हो इसलिए। तो कहती है कि ऐसी बात नहीं है, मैंने आपको इसलिए भी चुनी हो क्योंकि आप बहुत ज्यादा हैंडसम हो। तो जियन कहता है कि ठीक है, अब तुम कह रही हो तो मैं यकीन कर लेता हूँ। कोको कहती है कि मेरी मम्मी ने तो मुझे कभी मेरे डैडी के बारे में नहीं बताया, और वैसे भी अब से आप ही मेरे लिए मेरे डैडी हो। फिर हम यहाँ पर सुमी को देखते हैं, जो कि जियन के घर के बारे में पता लगा के यहाँ पर पहुंच जाती है। जियन सोचे पड़ा होता है कि इस लड़की को मैं पहली बार देख रहा हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये जानी पहचानी है। तभी कोको जल्दी से सुमी के पास जाती है और उसे बताने लगती है कि मम्मी देखो, मैंने डैडी ढूंढ ली। से कोको का मुंह बंद करती है और कहती है कि तुम किसी को भी डैडी क्यों कह रही हो। और फिर जियन से कह देती है कि मेरी बेटी तो बस खेल रही थी, इसकी बातों को मजाक समझ के भूल जाओ। और फिर सुमी तो यहाँ पर कोको को अपने साथ लेके जाने लगती है। तो जियन इसे रोकता है और कहता है कि तुम्हारी बेटी तो मुझे कह रही थी कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो, तो इसका क्या मतलब है। सुमी कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ, तो आखिर मैं ऐसा क्यों बोलूंगी। तो जियन कहता है कि ठीक है, फिर हम एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं। फिर जियन इसे अपना नाम बताते हुए हैंडशेक के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, पर सुमी तो इसको कोई भाव भी नहीं देती और कोको को यहाँ से लेके जाने लगती है। फिर जियन को रिग्रेट होता है कि आखिर ऐसे कैसे मैंने एक बच्ची की बातों पर बिलीव कर लिया, और ये लड़की को भी तो देखो मुझे कितने बुरी तरीके से रिजेक्ट करके गई है। फिर हम देखते हैं कि कोको यहाँ पर सुमी के साथ बाहर आने के बाद उसे कहती है कि मम्मी, मैंने आपके लिए इतनी मुश्किलों से एक हैंडसम और अमीर हस्बैंड ढूंढ के दी थी, फिर भी आपको नहीं चाहिए। तो सुमी से कहती है कि किसने कहा है कि मेरी हेल्थ ठीक नहीं है। फिर वो इसे बताने जा रही होती है कि इतने में सुमी को एविल स्पिरिट की स्मेल आ जाती है, और फिर वो सोचने लगती है कि मैंने तो दुनिया की सारी एविल स्पिरिट्स खत्म कर दी थी, इसीलिए तो मैं माउंटेन पर रेस्ट करने गई थी, लेकिन आखिर ये एविल स्पिरिट यहाँ पर कैसे आ गई है। फिर सुमी कोको से कह देती है कि तुम सही कह रही हो, आखिर मैं इतने अच्छे मैन को कैसे छोड़ सकती हूँ। तो कोको तो खुश हो जाती है कि मम्मी आपने अपना माइंड चेंज कर ली। तो सुमी हाँ कहती है और वो मन में सोचती है कि मुझे इस घर पे रहने की जरूरत है, तभी मैं सारे एविल स्पिरिट्स को पूरी तरीके से खत्म कर पाऊंगी। फिर हम देखते हैं कि जियन तो यहाँ पर अपनी ग्रैंडमा को कॉल करके कोको और सुमी के बारे में बताने जा रहा होता है। इतने में कोको वापस आ जाती है और बताती है कि डैडी, अब मेरी मम्मी आपके साथ शादी करने के लिए रेडी है। तो ये सुनकर ये तुरंत ही अपनी ग्रैंडमा को कॉल कट करता है और फिर सुमी यहाँ पर इसके पास बैठ जाती है। ये कहता है कि अभी तो तुम मुझसे बोल रही थी कि तुम मुझसे बिल्कुल शादी नहीं करना चाहती हो, तो ये क्या है। तो सुमी रोने की एक्टिंग करते हुए कहने लगती है कि मैंने तुम्हें इसलिए मना करी थी क्योंकि मैं अपने आप को अच्छे से जानती हूँ कि मेरे पास कुछ भी नहीं है और एक बच्ची है, आखिर मैं तुम जैसे अमीर बंदे के साथ कैसे शादी कर सकती हूँ। तो जियन पूछता है कि फिर तुमने अचानक से अपना माइंड कैसे चेंज कर ली। तो बताती है कि वो इसलिए क्योंकि मेरी बेटी कोको को तुम बहुत ज्यादा पसंद हो, तो इस वजह से ही मैंने तुम्हें एक्सेप्ट करने के लिए मान गई। फिर कोको उससे मनाने लगती है कि डैडी आप इस बारे में सोच के तो देखो। सुमी कहती है कि हाँ सोचो ना, देखो मैं अभी थोड़ी ना तुमसे शादी कर रही हूँ, मैं जब तक के लिए कोको के साथ तुम्हारे इस घर पे रहती हूँ और हम दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। जियन कहता है कि मैं थोड़ी ना तुम्हारे साथ ऐसा करूंगा कि तुम्हें यहाँ पर ऐसे ही रहने दूं, तो चलो हम चल के शादी कर लेते हैं। फिर ये सुनकर तो ये शौक रह जाती है और कोको बहुत ही खुश होने लगती है। फिर जियन इसे कहता है कि तुम क्या सोच रही हो और उसे अपने पास करता है और कहता है कि देखो मुझे तुम्हारे पास्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मैं तुमसे उम्मीद करूंगा कि तुम हमारे आने वाले फ्यूचर में मेरे साथ अच्छे से रहोगी और मुझे चीट नहीं करना। तो सुमी भी हाँ कहती है कि मैं समझ गई। इन लोगों को ऐसे देखकर कोको तो खुश हो रही होती है और जियन सोचने लगता है कि आखिर इस लड़की से मैं इतना अट्रैक्टेड क्यों फील करता हूँ। फिर यहाँ पर जियन को नजदीक आता हुआ देखकर सुमी तो डर जाती है कि लगता है मुझे किस करने वाला है, तो वो जल्दी से उसे दूर करती है और कहती है कि कोको हमें देख रही है। जियन कहता है कि अच्छा ठीक है, फिर चलो पहले हम लोग अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेने चलते हैं। अब तभी इतने में यहाँ पर जियन की स्टेप मॉम और उसका स्टेप ब्रदर आ जाता है और जियन की स्टेप मॉम सुमी से पूछने लगती है कि तुम कौन से रिच फैमिली की डॉटर हो जो हमारे घर में शादी करना चाहती हो। और फिर जियन का स्टेप ब्रदर भी सुमी का मजाक उड़ाने लगता है। तो ये देखकर जियन को बहुत गुस्सा आती है और वो अपने स्टेप ब्रदर को गला दबाते हुए उसे चिल्लाने लगता है और उसे कहता है कि ध्यान से देखो, ये मेरी बेटी है कोको और ये मेरी वाइफ है, और अगर तुमने दोनों के साथ बदतमीजी करी तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। तभी इतने में जियन की स्टेप मॉम उसे कहती है कि मेरे बेटे को छोड़ो और इस बार के लिए उसे माफ कर दो। तो जियन गुस्से में इसे छोड़ देता है और सुमी से कहता है कि चलो हम लोग कोर्ट चलते हैं, और इन लोगों से पूछता है कि कहीं तुम लोग डर तो नहीं गए। तो कोको कहती है कि डैडी बिल्कुल भी नहीं, बल्कि आप तो कितने ज्यादा औसम हो।
मम्मी मैं सही कह रही हूँ ना? तो सुमी भी हाँ कहती है और वो सोचती है कि तभी तो इसके बारे में पूरे शहर में रूमर फैली है कि ये बहुत बड़ा डेविल है जो किसी को भी छोड़ता नहीं है जो उससे पंगा लेते हैं। फिर यहाँ पर जियन तो सुमी और कोको को अपने साथ लेकर चला जाता है और यहाँ पर उसकी स्टेप मॉम अपने बेटे से कहने लगती है कि तुम अपने आप को थोड़ा शांत नहीं कर सकते थे? तुम्हें पता है ना, वैसे भी वो 30 साल से ज्यादा जीने वाला नहीं है। तो ये गुस्से में चिल्लाकर कहता है कि मॉम मैं उसे एक दिन के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। मॉम क्या आप इस एविल स्पिरिट की पावर जल्दी बढ़ा नहीं सकती हो? मैं उसे आज ही मारना चाहता हूँ। फिर ये पूरी प्रॉपर्टी मेरी होगी, सिर्फ मेरी, मैं उसे कुछ भी लेने नहीं दूंगा। तो इसकी मॉम इसे थप्पड़ लगा के होश में लाती है कि अगर तुम ये सब हरकतें करोगे ना तो ये एविल स्पिरिट का असर बैकफायर हो जाएगा और फिर हमारे सारे सपने सपने रह जाएंगे। तो ये शांत हो जाता है और कहता है कि मॉम मैं समझ गया। फिर इसके बाद जियन और सुमी अपना मैरिज सर्टिफिकेट लाने के बाद ग्रैंडमा को दिखा देते हैं और वो तो बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है। और फिर ग्रैंडमा यहाँ पर सुमी की तारीफ करती है कि तुम तो सच में फोटो से भी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। तो सुमी कहती है कि ग्रैंडमा ऐसी भी बात नहीं है। तभी जियन की स्टेप मॉम कहने लगती है कि ये जियन कितना बेकार है, देखो शादी भी कर लिया और अपनी वाइफ और बच्चे को ऐसे घर छोड़कर चला गया है। तो सुमी कहती है कि अच्छी बात है ना, वैसे भी एक मैन को अपने काम पर ध्यान देना चाहिए और मैं समझ सकती हूँ कि वो अभी काम में बिजी होगा। फिर यहाँ पर स्टेप मॉम ग्रैंडमा से कहने लगती है कि क्यों ना हम इस बच्ची का डीएनए टेस्ट करवा लें, क्योंकि अगर कहीं बाहर वाले लोग गॉसिपिंग करना चालू करें तो हम उन्हें प्रूफ दे सके कि सच में ये जियन की बच्ची है कि नहीं, ताकि हमें भी ये चीज पता लग जाए। तो ग्रैंडमा कहती है कि मैंने तो ऑलरेडी डीएनए टेस्ट करवा चुकी हूँ और ये मेरे जियन की ही बेटी है, तो अगर इस बारे में किसी ने भी गॉसिपिंग किया तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। तो सुमी तो सुन के डर जाती है कि क्या इन्होंने सच में डीएनए टेस्ट पहले ही करवा ली। फिर यहाँ पर ग्रैंडमा जियन की स्टेप मॉम को डिनर रेडी हो गया है कि नहीं ये चेक करने के लिए बोलती है और फिर ग्रैंडमा यहाँ सुमी को समझा देती है कि तुम्हें बाहर वालों को बताने की जरूरत नहीं है, तुम सभी से यही कहना कि ये जियन की सगी बेटी है। तो सुमी मन में सोचती है कि अच्छा तो ये ग्रैंडमा ने जानबूझ के बोला है। फिर वो उन्हें थैंक्स करती है कोको की इतनी फिक्र करने के लिए। अब तभी ग्रैंडमा सोचती है कि ये बच्ची तो सच में पूरी जियन की तरह मिलती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सच में उसकी ही बच्ची है। लगता है मुझे डीएनए टेस्ट करवाना ही होगा, ऐसा ये मन में डिसाइड कर लेती है। तभी सुमी यहाँ पर ग्रैंडमा से जियन की सर दर्द के बारे में पूछती है। तो ग्रैंडमा सुमी को जियन की अजीब बीमारी के बारे में बताती है कि उसे आधी रात को भी जब भी अटैक आता है उसका सर इतना दर्द होता है कि वो बेचारा रात भर सो नहीं पाता। और मैंने जियन का इतना चेकअप भी करवाई हूँ पर सारी चीजें नॉर्मल आई और उसकी बीमारी के बारे में कुछ पता ही नहीं लगा। अब यहाँ पर सुमी सोचती है कि मैंने एकदम सही गैस कर रही हूँ। जियन की स्टेप मदर उसे जेलस है कि वो इतना केपेबल है, इसलिए वो उसे मारने के लिए एविल स्पिरिट का यूज कर रही है। तभी कोको कहती है कि ग्रैंडमा आप फिक्र मत करो, मैं एक लकी स्टार हूँ और मैं जब यहाँ पर हूँ तो डैडी देखना जल्दी ठीक हो जाएंगे। फिर इसके बाद मेट सुमी को उसका रूम दिखाने लगती है। तो सुमी पूछती है कि जियन का रूम कौन सा है और फिर ये सोचने लगती है कि जियन का जो सर दर्द है वो रात में होता है, तो मुझे कैसे भी करके जियन के साथ सोने का कोई ना कोई मौका ढूंढना होगा। और वह ऐसे सोचते हुए उसका दरवाजा खोलने जा रही होती है कि तभी जियन पीछे से आ जाता है और उसे पूछता है कि आखिर तुम मेरे साथ मेरे रूम में क्यों सोना चाहती हो। तो सुमी कहती है कि अब हमारी शादी हो गई तो मुझे लगा कि हम लोग सेम रूम में सोएंगे। फिर कोको भी कहती है कि ग्रैंडमा ने कहा है कि डैडी आपको इंसोमिया की बीमारी है, तो क्यों ना आप मम्मी के साथ रहो ताकि आप अच्छे से सो पाओ। तो जियन कहता है कि अगर तुम्हारी मम्मी मेरे साथ रहेगी ना तो मैं और ही नहीं सो पाऊंगा। तो सुमी जल्दी से उसके कान बंद करती है और जियन से कहती है कि तुम बच्चे के सामने कैसी बातें कर रहे हो। फिर मेट्स यहाँ पर कोको को उसके रूम में लेकर चली जाती है और सुमी यहाँ पर जियन से कहती है कि क्या मैं तुम्हारे साथ एक रूम में सो सकती हूँ। तो वो तो इसे साफ मना कर देता है और जल्दी से अपने रूम में जाके दरवाजा भी बंद कर लेता है और ये तो बस शौक खड़ी रह जाती है कि कितना भाव खा रहा है। फिर सुमी यहाँ रूम में आने के बाद सोचने लगती है कि वो मेरे साथ सोने से इसलिए डर रहा है ताकि मैं उसे और बीमार कर दूंगी। तभी यहाँ पर कोको आ जाती है और पूछती है कि मम्मी आप क्या सोच रही है। तो ये कहती है कि क्या तुम्हें डैडी का घर पसंद आया। तो कोको कहती है कि मुझे तो डैडी का घर बहुत ही पसंद आया। फिर यहाँ पर सुमी अपनी बेटी कोको के साथ सो जाती है और रात में उसकी आँख खुलती है तो उसे यहाँ पर जियन की आवाज आने लगती है जिसे यहाँ पर एविल स्पिरिट परेशान कर रही थी। तो उसका बेचारे का बहुत सर दर्द हो रहा होता है। तभी सुमी यहाँ पर आकर अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल करते हुए उस एविल स्पिरिट को उससे दूर करती है। और अब क्योंकि जियन यहाँ पर इसकी मैजिक पावर्स के बारे में जान जाता है तो सुमी इसकी याददाश्त भुला देती है और उसे सुला भी देती है ताकि जब वो सुबह उठेगा तो उसे कुछ भी याद नहीं होगा। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब यहाँ पर जियन की नींद खुलती है तो वो अपने हाथ में चोट देखता है और सोचता है कि लगता है मैं यहीं पर ही सो गया था और पता नहीं कल रात क्या हुआ, मुझे कुछ याद ही नहीं। और फिर हम देखते हैं कि सुमी यहाँ पर अपनी बेटी और ग्रैंडमा के साथ ब्रेकफास्ट कर रही होती है। तभी जियन आकर बताता है कि मुझे जल्दी में कंपनी जाना होगा, बहुत जरूरी काम है और वो सुमी को भी बाय बोलकर जाने लगता है। तो सुमी जल्दी से ग्रैंडमा से कहती है कि मैं उसे छोड़ कर आती हूँ और फिर वो यहाँ पर जियन के पास आकर उसे कहती है कि तुम्हारे हाथ में चोट लगी है, लाओ मैं इसे बैंडेज कर देती हूँ। तो ये कहता है कि अरे वो ग्रैंडमा देख लेंगी तो फिक्र करेंगी, तो मैं हॉस्पिटल में जाकर इसको बैंडेज करवा लूंगा। वो इसे अपना कार्ड दे देता है कि तुम जो चाहे वो खरीद सकती हो और फिर वो इसके फेस पे टच करके यहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि जियन की स्टेप मॉम और उसका स्टेप ब्रदर ऊपर से ये सब देख रहे होते हैं और ये लोग सोचते हैं कि लगता है रात में एविल स्पिरिट ने जियन के ऊपर कुछ खास असर नहीं करी है
तभी स्टेप मदर को आइडिया आता है कि जियन की ग्रैंड माँ इस लड़की को बड़ी लाइक करने लग गई है, इसलिए हम लोग इसे मार के पहले रास्ते से हटा देते, फिर हम जियन से भी निपट लेंगे। फिर उसके बाद ये स्टेप मदर यहाँ पर ग्रैंड माँ से कहती है कि मैं सुमी को बाहर शॉपिंग पर ले जाना चाहती हूँ ताकि इसके लिए अच्छे अच्छे कपड़े खरीद दूँ। तो ग्रैंड माँ भी मान जाती है और फिर ये स्टेप मदर सुमी को लेकर यहाँ शॉप में आ जाती है और उसे ड्रेस ट्राई करने का बोलकर चेंजिंग रूम में भेज देती है। तभी सुमी यहाँ पर देख लेती है कि वो इसे बेहोश करना चाहती है, तो सुमी भी एक्टिंग करती है और फिर स्टेप मदर को लगता है कि सुमी सच में बेहोश हो गई है और फिर ये स्टेप मदर के गुंडे सुमी को पकड़ के लेके जाते हैं उसे मारने के लिए। और वो लोग सोचते हैं कि कमजोर लड़की उनका कुछ नहीं कर पाएगी, पर सुमी तो यहाँ मन में बहुत ही खुश हो रही होती है कि वो तो यहाँ पर उन लोग के लिए ही आई है, उनसे फाइट करने के लिए। दूसरी तरफ कोको यहाँ पर ग्रैंड माँ के साथ घर पे होती है और वो सुमी को कॉल लगाती है और उसका कॉल नहीं लगता तो वो परेशान हो जाती है। जैसे जियन घर पे आता है तो वो उसे कहती है कि डैडी मम्मी खतरे में है, तो हमें चलकर उन्हें प्रोटेक्ट करना होगा। तो जियन सुनने के बाद तुरंत ही कोको के साथ सुमी को प्रोटेक्ट करने के लिए जाता है और फिर हम देखते हैं कि ग्रैंडमा को डीएनए टेस्ट रिपोर्ट मिल गए होते हैं और ये रिपोर्ट में देख लेती है कि कोको सच में जियन की बेटी है। फिर हम देखते हैं कि जियन सुमी का लोकेशन ट्रैक करते हुए वहाँ पर पहुंच जाता है जहाँ पर गुंडे उसे लेकर गए थे। सुमी तो अंदर मजे में उन गुंडों से फाइट कर रही होती है, पर जियन को लगता है कि वो खतरे में होगी। वो यहाँ पर कोको से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मम्मी को कुछ भी होने नहीं दूंगा। और जियन तो ये भी सोचता है कि उसने तो अभी तक सुमी से ही क्लियर भी नहीं किया कि कोको सच में उसकी बेटी है क्या। और फिर सुमी यहाँ पर खुद ही शटर को खोलते हुए बाहर आ जाती है और जैसी देखती है कि यहाँ पर जियन है तो वो फिर से इनोसेंट लड़की बनने की एक्टिंग करती है और बेहोश होने लग जाती है ताकि जियन को कुछ पता ना लगे कि उन गुंडों से फाइट करके आई है। जियन तो जल्दी से सुमी को उठा लेता है और कोको को अपने साथ लेकर जाता है। फिर यहाँ पर हॉस्पिटल में डॉक्टर सुमी का चेकअप करके बताता है कि वो बिल्कुल ठीक है और बस रेस्ट करेगी तो अच्छी हो जाएगी। फिर यहाँ पर जियन सुमी से पूछने लगता है कि मुझे मेरे गार्ड्स ने बताया कि उन गुंडों को पहले किसी ने मार दिया, तो आखिर ये किसने किया। तो सुमी यहाँ पर बहाने बनाते हुए कहती है कि उन लोगों को किसी एविल स्पिरिट ने पोजेस कर लिया था और वो लोगों ने खुद ही अपने आप को मार लिए, मैंने तो कुछ करी भी नहीं और लगता है ये सब कोको की ब्लेसिंग्स की वजह से हुआ है, ये बहुत ही लकी है। जियन कहता है कि तुम्हें मुझे सच बोलना चाहिए, तो कोको इसे कहती है कि डैडी आप मम्मी से अच्छे से बात करो। जियन कहता है कि देखो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी मम्मी कोई ऑर्डिनरी लड़की है, मुझे तो पूरा यकीन है कि सारे गुंडों को इसने ही मारी है। तो कोको कहती है कि डैडी ऐसा हो ही नहीं सकता, मम्मी एक मुर्गी तक नहीं पकड़ पाती है तो फाइटिंग क्या करेंगी, और आपको तो पता है ना कि मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। तो जियन कहता है कि हाँ मैं तुम पे बिलीव करता हूँ। फिर ये सुमी से कहता है कि चलो अब कोको के बारे में बात करते हैं, क्या ये मेरी सगी बेटी है। तो सुमी तुरंत ही मना करने लग जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये बताता है कि डीएनए टेस्ट रिपोर्ट आ चुकी है और मैंने और ग्रैंडमा ने दोनों ने देख लिए कि ये मेरी बेटी है, और फिर ये इसे डीएनए टेस्ट रिपोर्ट दिखाता है। तो सुमी जल्दी से अपने मैजिक से उसे बदल देती है और इसे कहती है कि ये लो अपनी आंखों से देखो, इसमें साफ साफ लिखा है कि कोको तुम्हारी बेटी नहीं है और तुम्हारा और इसका खून का रिश्ता है ही नहीं। जियन शॉक हो जाता है कि ये क्या, मैंने तो अपनी आंखों से देखा था और ग्रैंडमा ने भी देखी थी। तो सुमी कहती है कि ग्रैंडमा तो चलो ओल्ड हो चुकी है तो उनकी आंखें ठीक नहीं है, तुम भी लेकिन ऐसी गलती कर रहे हो, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। फिर कोको कहती है कि डैडी अब मैं आपकी बेटी नहीं हूँ तो आप मुझे नहीं लाइक करने वाले हो। तो जियन कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोको तो इतनी प्यारी है और डैडी हमेशा कोको को लाइक करेंगे। फिर ये अपने असिस्टेंट से कह देता है कि जाके ग्रैंडमा को कह दो कि उनसे गलतफहमी हो गई है और वो दोबारा से कोको के बारे में कुछ भी चेकिंग ना करवाए। असिस्टेंट सोचता है कि बॉस को लगता है इस लड़की से प्यार हो गया, तभी तो ये इसे बच्ची के साथ एक्सेप्ट कर रहे हैं। सुमी मन में सोचती है कि अच्छा हुआ इसे पता नहीं लगा कि कोको इसकी बेटी है, अगर इसे पता लग गया तो ये मुझे कोको को अपने साथ माउंटेन पर ले जाने नहीं देगा। तभी जियन कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी स्टेप मॉम आज ही तुम पर इतनी जल्दी अटैक कर देंगी। तुम तो जानती हो ना कि अगर मुझे कुछ होता है तो मेरी सारी प्रॉपर्टी स्टेप मॉम और स्टेप ब्रदर को मिल जाएगी, लेकिन अब क्योंकि हम दोनों की शादी हो गई है तो मेरे जाने के बाद मेरी सारी प्रॉपर्टी पे तुम्हारा भी हिस्सा है, इसलिए वो तुम पे अटैक करना शुरू कर रही है और फिर तुम्हारे मरने के बाद उनकी नेक्स्ट टारगेट कोको होगी। और तुम सही समझ रही हो कि तुम तो एक खतरनाक जगह पर आ गई हो। तो सुमी मन में सोचती है कि इन एविल स्पिरिट को खत्म करने के लिए यहाँ पर जंगली जानवर भी होते तो भी मैं जरूर यहाँ पर आती। फिर वो ऐसी कहती है कि तुम हो ना मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए, तो डरने वाली क्या बात है। तो जियन खुश होकर कहता है कि तुम मुझ पे ट्रस्ट करती हो। सुमी कहती है कि हाँ, और अब हमारे पास तो कोको भी है और ये बहुत ही लकी है। फिर यहाँ घर में हम देखते हैं कि स्टेप मदर ग्रैंडमा से कहने लगती है कि वो बच्ची तो हमारे जियन की है ही नहीं, तो भी आखिर आपने मुझसे झूठ क्यों बोला। ग्रैंडमा कहती है कि मुझे वो बच्ची बहुत ही पसंद है, तो आखिर मैं उसे घर पे क्यों नहीं रख सकती। तभी इतने में सुमी और कोको आ जाते हैं और इन्हें देखकर स्टेप मदर चिल्लाने लगती है कि तुमने किसी और वाइल्डमैन की बच्ची को हमारे घर पे लाकर हमारी फैमिली का बच्चा बता रही हो। तो कोको कहती है कि आपने तो अपने असली रंग दिखाना शुरू कर दी, आप मेरे डैड की प्रॉपर्टी लेने के लिए मेरी मॉम और मुझे घर से निकालना चाहती हैं, लेकिन आप चाहे जो कर लो आप अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगी। अब तभी इतने में यहाँ पर जियन भी आ जाता है। तो उसकी स्टेप मॉम उसे कहने लगती है कि ये दोनों झूठे हैं और तुम्हारे साथ फ्रॉड कर रहे हैं।
ग्रैंडमा को तो होश नहीं है, तो तुम तो होश में आ जाओ। तो जियन कह देता है कि कोको मेरी सगी बेटी की तरह है और आप इससे इस तरीके से ट्रीट नहीं कर सकती। फिर यहाँ पर सुमी चुपके से अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल करते हुए स्टेप मदर को नीचे गिरा देती है और कहती है कि मैंने बोली थी ना कि मेरी बेटी एक लकी स्टार है, अगर इसे परेशान करोगी तो अच्छा नहीं होगा। फिर स्टेप मदर तो गुस्सा होकर चली जाती है और फिर ग्रैंडमा कहने लगती है कि मैंने तो रिपोर्ट को इतने अच्छे से देखी थी, फिर भी मुझसे गलतफहमी कैसे हुई। जियन कहता है कि ग्रैंडमा सिर्फ आपसे ही नहीं बल्कि मुझसे भी गलतफहमी हुई। तो सुमी कहती है कि ग्रैंडमा अभी सबसे इम्पोर्टेंट पता है क्या है, अभी हम लोग का एक और न्यू बेबी आ जाएगा। तो कोको खुश होकर कहने लगती है कि हाँ मुझे ब्रदर और सिस्टर चाहिए। तो ग्रैंडमा तो इससे भी ज्यादा खुश हो जाती है और जियन से कहने लगती है कि अब से तुम दोनों साथ में सेम रूम में रहोगे। सुमी कहती है कि ग्रैंडमा मैं तो इसके साथ सेम रूम में रहना चाहती हूँ, पर इसने ही मुझे कल मना कर दिया था। तो ग्रैंडमा जियन को चिल्लाती है कि आज से तुम सुमी के साथ सेम रूम में रहोगे और ये मेरा ऑर्डर है, और वो अपने साथ कोको को लेकर चली जाती है। फिर रात में हम देखते हैं कि सुमी का असिस्टेंट चुपके से उससे मिलने आया होता है और वो पूछता है कि बॉस आपने मुझे बताया था कि आपको इस घर में एविल स्पिरिट दिखे हैं। तो सुमी कहती है कि मुझे जियन की स्टेप मदर और उसके स्टेप ब्रदर के ऊपर शक हो रहा है, लेकिन अभी मैं श्योर नहीं हूँ कि आखिर इनमें से कौन एविल स्पिरिट यूज कर रहा है। अस्टिन कहता है कि मैं समझ गया, मैं उन लोगों के ऊपर नजर रखवाऊंगा, फिर हमें पता लग जाएगा। सुमी कहती है कि हाँ जैसे भी पता लगेगा तो मुझे तुरंत बताना। फिर अस्टिन कहता है कि वैसे बॉस मैंने सुना कि आपने मिस्टर जियन से शादी कर ली। सुमी कहती है कि हाँ, नहीं तो मुझे यहाँ रहने कैसे मिलता। तो ये शौक होकर कहता है कि सच में आपने तो कितना बड़ा सेक्रीफाइस करी हो। सुमी कहती है कि तभी तो मैं बॉस हूँ, तो चलो जाओ अपना काम करो। फिर सुमी यहाँ जैसी रूम में आती है तो वो जियन को देखकर सोचने लगती है कि इसकी बॉडी फिगर इतना अच्छा है कि ये इतना भी बड़ा कोई सेक्रीफाइस नहीं है। तभी यहाँ पर जियन सुमी को उठाकर बैग पे ले जाने लगता है तो वो जल्दी से इसे दूर करने लगती है और मन में सोचती है कि मुझे तो बस आंखों से इसके नज़ारे एंजॉय करना है, ना कि इतना क्लोज होना है, और खास करके प्रेग्नेंट तो मैं बिल्कुल नहीं होना चाहती हूँ, नहीं तो फालतू की मुसीबत हो जाएगी। फिर ये इसे कहती है कि मैं तो बस ग्रैंडमा को खुश करने के लिए ये सब कह रही थी और मेरा कोई रियल में ये सब करने का इरादा नहीं था। जियन कहता है कि क्या सच में, और फिर वो उसे किस करने लगता है। फिर सुमी यहाँ पर याद करने लग जाती है। फिर हमें 6 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाते हैं कि सुमी बहुत ही ज्यादा ड्रंक होती है और वो यहाँ जैसे एक होटल रूम में आती है तो जियन को देखकर उसे मेल मॉडल समझ लेती है और तभी जियन को किसी ने पहले से ड्रग दिया होता है और दोनों यहाँ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। अब सुमी ये सब याद करती है और जियन इसे देखकर पूछता है कि तुम कहाँ खोई हुई हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम कोको के असली डैड को याद कर रही हो। सुमी कुछ नहीं कहती तो ये बहुत ही गुस्सा हो जाता है कि यानी ये सच है, जल्दी से मेरे रूम से बाहर जाओ। तो ये सोचती है कि लगता है ये बंदा जेलस हो चुका है। फिर वो इसे कहती है कि तुम्ही ने तो मुझे बोला था ना कि तुम मेरे पास्ट को माइंड नहीं करोगी। जियन कहता है कि मैंने ये भी बोला था कि मुझसे शादी करने के बाद तुम फ्यूचर में किसी और मैन के बारे में नहीं सोचोगी, पर तुम अब यहाँ किसी और मैन के बारे में सोच रही हो। तो सुमी जल्दी से एक्टिंग करते हुए इसे हक करने लगती है और कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं तो ये सोच रही थी कि आज मैंने कैसे खून वगैरह देखी थी और वो गुंडे कैसे मुझे मारने वाले थे। तो कहता है कि सॉरी, मैं तो भूल ही गया था कि आज तुम्हारे साथ ये सब हुआ था। सुमी कहती है कि गलती मेरी है, आखिर मैं उनसे अकेले क्यों नहीं फाइट कर पाई, इसलिए प्लीज मुझे यहाँ से भगाओ मत, मुझे तुमसे दूर नहीं जाना है। तो जियन सोचता है कि वो उसे लाइक करती है, इसलिए वो उसके साथ सेम बेड शेयर करने के लिए मान जाता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब जियन की नींद खुलती है तो वो सोचता है कि कल रात में कितना अच्छे से सोया और फिर वो सोचने लगता है कि वो सुमी की वजह से अच्छे से सो पाया है। फिर सुमी भी उठ जाती है तो जियन कहता है कि क्यों ना हम लोग वो चीज कंटिन्यू करें जो कल रात हम नहीं कर पाए थे। फिर ये उसे किस करने वाला होता है कि इतने में कोको की आवाज आने लगती है कि मम्मी क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। तो सुमी से दूर करते हुए कहती है कि अगर कोको को अंदर आने नहीं देंगे ना तो वो नॉक करती रहेगी। फिर सुमी कोको को अंदर आने बोल देती है और कोको यहाँ पर आकर इन लोग से पूछती है कि मम्मी डैडी क्या आप मेरे ब्रदर सिस्टर आने वाले होंगे। तो जियन कहता है कि तुमने अपने ब्रदर सिस्टर को डरा के भगा दी, अब वो नहीं आएंगे। तो कोको कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो सुमी कहती है कि तुम अपने डैडी की बातों में मत आओ, ये मजाक कर रहे हैं। और फिर वो जल्दी से कोको को लेकर जाती है ड्रेस चेंज करने के लिए और यहाँ पर ये बेचारा अपसेट होता है। और फिर उसके बाद ये पूरी फैमिली साथ में जब ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठते हैं तो यहाँ पे ग्रैंडमा जियन को देखकर कहती है कि आज तो तुम बहुत ही अच्छे दिख रहे हो। तो बताता है कि ग्रैंडमा मैं कल रात बहुत ही अच्छे से सोया और बिल्कुल बीमार नहीं हुआ और लगता है ये कोको की ब्लेसिंग्स की वजह से हुआ है। तो वो कहती है कि ग्रैंडमा मम्मी डैडी कल रात में साथ में सोए थे तो ये सब क्रेडिट मम्मी को मिलना चाहिए। ग्रैंडमा तो बड़ी खुश हो जाती है कि अब तो रोज वो चाहती है कि सुमी और जियन साथ में ही रहें। फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद जियन अपनी कंपनी जाने के लिए निकल जाता है तो सुमी और कोको भी उठकर चले जाते हैं और फिर ग्रैंडमा भी उठकर चले जाती है। तो यहाँ पर सिर्फ जियन की स्टेप मदर और स्टेप ब्रदर बचते हैं और इन लोग को बहुत गुस्सा आ रही होती है कि आखिर जियन इतना खुश क्यों नजर आ रहा है। फिर ये लोग अपनी नई प्लानिंग वगैरह करने लग जाते हैं। इसके बाद सुमी को अपने असिस्टेंट की कॉल आती है जो कि उसे बाहर कोई काम के लिए मिलने के लिए बोलता है। तो सुमी यहाँ पर जियन को लंच देने का बहाना करके ग्रैंडमा से कहती है कि मैं और कोको कंपनी जा रहे हैं। फिर दोनों जब कंपनी पहुंचते हैं तो असिस्टेंट यहाँ पर इन लोग को पिक करने आता है और सुमी अपनी बेटी कोको से कहती है कि मुझे कुछ काम है तो तुम असिस्टेंट के साथ मिलकर जाओ डैडी के पास और कहीं इधर उधर मत जाना।
फिर हम देखते हैं कि सुमी यहाँ पर अपने असिस्टेंट के पास पहुंचती है, जो कि बताता है कि उसने पहले से स्टेप मदर को बेहोश करके रखा है ताकि वो अपनी पावर से पता कर ले कि सच में उसके पास एविल स्पिरिट है कि नहीं। तभी हम कोको को देखते हैं, जो कि सोच लगती है कि मम्मी कहाँ गई है। फिर वो यहाँ पर आकर देख लेती है कि सुमी के पास भी मैजिकल पावर्स है, वो भी कई ज्यादा अच्छी वाली। तभी जैसी सुमी यहाँ पर कोको को देखती है तो पूछती है कि तुम यहाँ पर कब आई, तो बताती है कि करीब 1 मिनट पहले। अस्टिन कहता है कि कोई बात नहीं बॉस, वैसे भी इसे तो एक दिन पता लगना ही था। सुमी कहती है कि ये अभी तक छोटी थी ना, तो मैं सोच रही थी कि थोड़ी और बड़ी हो जाए फिर मैं इसे मैजिकल पावर्स के बारे में बताऊंगी। कोको पूछती है कि मम्मी क्या आप हेवन से आई हुई फेरी हो, तभी आपको भी मैजिक आती है और मुझे भी। तो सुमी बताती है कि नहीं, ये सब तो स्पिरिचुअल पावर्स है जो कि मैंने प्रैक्टिस करके हासिल करी हूँ। कोको कहती है कि फिर क्या मुझे भी प्रैक्टिस करनी होगी ये पावर्स आने के लिए। तो सुमी कहती है कि ऑफ कोर्स, तुम मेरी बेटी हो तो ये सारे स्किल्स तो तुम्हें आने ही चाहिए। कोको पूछती है कि फिर क्या मैं डैडी को भी इस बारे में बता दूं, तो सुमी से कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, अगर तुम्हारी पावर्स के बारे में सभी को पता लग जाएगा ना तो तुम्हारी पावर्स काम नहीं करेगी। कोको कहती है कि डैडी तो आपके हस्बैंड है ना, तो आप जिंदगी भर तो उनसे ये चीज नहीं छुपा सकती। तो सुमी से बताती है कि मैंने तुम्हारे डैडी से सिर्फ इसलिए शादी करी हूँ ताकि मैं एविल स्पिरिट को खत्म कर सकूं, और जब मैं अपना काम कर लूंगी तो फिर हम दोनों जन माउंटेन जाएंगे, तभी तो तुम अपनी मैजिकल स्किल को प्रैक्टिस कर पाओगी। तो कोको कहती है कि मम्मी, यानी आपके कहने का मतलब है कि हमें एक न एक दिन डैडी को छोड़कर जाना होगा, तो फिर डैडी कितने बेचारे हो जाएंगे ना। तो सुमी कहती है कि आखिर वो कैसे बेचारा होगा, वो इतना हैंडसम है और उसके पास इतने पैसे भी हैं, और बस एक बार में एविल स्पिरिट को खत्म कर दूंगी तो उसे तो कोई खतरा भी नहीं होगा। कोको कहती है कि आपकी बातें मुझे सही लग रही है, लेकिन फिर भी मुझे डैडी को छोड़कर जाने का दिल नहीं है। फिर यहाँ पर स्टेप मदर को थोड़ा थोड़ा होश आने लगता है, तो सुमी का असिस्टेंट से कहता है कि बॉस अब हमें चलना चाहिए। अब तभी हम देखते हैं कि जीएन को उसका असिस्टेंट आकर बताता है कि बॉस आपकी बेटी कोको मुझे कहीं मिल नहीं रही है, वो कहीं चली गई। ये सुनते के साथ ही जीएन तुरंत ही उसे ढूंढने निकलता है, और तभी हम देखते हैं कि सुमी को यहाँ पर कंपनी की एम्प्लॉयज घेर लेती है और उसकी बेइज्जती करने लग जाती है कि हमने सुने कि तुम माउंटेन से आई हुई लड़की हो, तो तुम जैसी लड़की ने सोची भी कैसे कि तुम हमारे बॉस की लायक होंगी, तुम उन्हें बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती हो। ऐसा बोलते हुए ये लोग इसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। सुमी कोको से कहती है कि तुम जाओ, मैं इन लोगों से नहीं पढ़ती हूँ। तो कोको तो खुश होती है कि मेरी मम्मी थोड़ी ना वीक है, उल्टा मेरी मम्मी तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इन्हें कोई बुली नहीं कर सकता। फिर कोको के यहाँ से जाते ही ये एम्प्लॉयज जब यहाँ पर सुमी के ऊपर हाथ उठाने जाती है, तो सुमी की पावर्स की वजह से ये लोग तो एक दूसरे को ही थप्पड़ लगा रहे होते हैं। और जैसे ही सुमी देख लेती है कि जीएन यहाँ पर आ रहा है, तो वो जल्दी से अपनी पावर्स की मदद से थप्पड़ का निशान अपने गाल पर लगा लेती है और इन लोग को ठीक कर देती है, और नीचे गिरने की एक्टिंग करते हुए कहती है कि तुम लोग मुझे कैसे मार रहे हो। फिर जीएन जल्दी से यहाँ पर सुमी के पास पहुंचता है और वो बहुत ही गुस्सा होने लगता है कि सारे एम्प्लॉयज सुमी को बुली कर रहे थे। फिर ये लोग यहाँ पर जीएन से कहने लगते हैं कि बॉस हमने कुछ नहीं किया है, बल्कि ये हमें मार रही थी। रास्टन इन लोग को चिल्लाता है कि तुम लोग कितना झूठ बोल रहे हो, तुम लोग के गाल पे कोई निशान नहीं है, और बॉस की वाइफ के चेहरे को देखकर पता लग रहा है कि तुमने उन्हें मारा है। जीएन यहाँ पर ऑर्डर दे देता है कि मैं तुम सभी को फायर कर रहा हूँ, अभी मेरी कंपनी से निकल जाओ। ऐसा बोलकर ये सुमी को लेकर चला जाता है और फिर कोको भी इन लोग को चिढ़ाकर चली जाती है। फिर जीएन यहाँ पर सुमी से पूछता है कि अगर तुम्हें कोई बुली कर रहा था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताई। तो ये कहती है कि तुम मीटिंग में थे और मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। तो ये कहता है कि अगली बार ऐसा मत करना, मैं कहीं पे भी हूँ तुम्हारे लिए मैं सबसे पहले आऊंगा। फिर असिस्टेंट जिसे एक डिनर पार्टी के बारे में बताता है, तो जीएन तुरंत ही सुमी से कहता है कि तुम मेरे साथ डिनर पार्टी के लिए चलोगी। दूसरी तरफ स्टेप ब्रदर यहाँ पर अपनी मॉम के पास पहुंचता है और ये दोनों बहुत ही गुस्सा होने लगते हैं कि इनका ये प्लान खराब हो गया। तो स्टेप मॉम कहती है कि कोई बात नहीं, मेरे पास एक और अच्छा प्लान है, और आज वो लोग साइडिंग इवेंट के लिए जा रहे हैं ना, तो हम भी वहाँ पर चलेंगे। फिर हम देखते हैं कि जीएन सुमी को ड्रेस ट्राई करवाने के लिए लेकर जाता है, और जैसे ही सुमी ड्रेस ट्राई करके आती है तो ये उसे देखते ही रह जाता है और उसकी तारीफ करता है। फिर इसके बाद जीएन और सुमी जब हाथ पकड़ कर पार्टी में पहुंचते हैं तो सभी लोग यहाँ पर इन दोनों को ही देखकर बातें करने लगते हैं और कहते हैं कि मिस्टर जीएन की वाइफ तो कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है और वो कितने अच्छे हस्बैंड लग रहे हैं। सुमी से कहती है कि तुम्हें सबके सामने ये सब एक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ये कहता है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं, तुम मेरी वाइफ हो और मैं जो तुम्हारी केयर कर रहा हूँ ये रियल है। तो सुमी सोचती है कि वो उसकी केयर इसलिए कर रहा है क्योंकि वो उसकी वाइफ है, अगर कोई और भी उसकी जगह होती तो ये फिर भी उसकी केयर करता। अब तभी इतने में यहाँ पर जीएन का स्टैंड आकर बताता है कि हम जिस कंपनी के साथ यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आए थे वो लोग हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना चाहते हैं और उनका असिस्टेंट यहाँ पर आकर ये न्यूज देने आया है। तो जीएन यहाँ पर उस दूसरी कंपनी के असिस्टेंट से कहता है कि क्या वो मिस्टर सुन पागल हो चुका है, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना था तो पहले ही बोलना चाहिए था, आधे साल बाद क्यों बोल रहे हैं। तभी जीएन की स्टेप मदर और स्टेप ब्रदर आ जाते हैं और फिर जीएन को पता लगता है कि अच्छा तो इन सब के पीछे तुम लोग का हाथ है। तभी यहाँ पर सुमी को इस मिस्टर वैन का नाम सुनकर शौक होता है और वो उसके असिस्टेंट को बुलाकर पूछती है कि क्या वो मिस्टर वैन 32 ईयर्स का है। तो असिस्टेंट कहता है कि हाँ, क्या तुम मेरे प्रेसिडेंट को जानती हो। तो सुमी यहाँ पर समझ जाती है कि जो उसका स्टूडेंट था वो यहाँ पर आकर एक बड़ा कंपनी का सीईओ बन चुका है।
फिर ये असिस्टेंट को अपना एक ब्रेसलेट निकाल कर देती है और कहती है कि जाओ इसे अपने बॉस को दे दो और उसे कह दो कि अगर उसने जीएन के साथ साइनिंग सेरेमनी कंप्लीट नहीं किया और इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं किया तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। असिस्टेंट ये सुनकर शॉक होता है कि ये क्या पागल लड़की है, कुछ भी कह रही है। सुमी कहती है कि अगर तुम मेरा काम नहीं सुनोगे तो मैं तुम्हें असिस्टेंट की पोजीशन से निकलवा दूंगी, फिर तुम्हारे पास कोई जॉब नहीं रहेगी। तो ये असिस्टेंट डर के मारे इस काम के लिए मान जाता है। फिर ये असिस्टेंट जब मिस्टर वैन को जाकर ये ब्रेसलेट देता है तो वो तुरंत ही पहचान जाता है कि ये उसकी बॉस का है। अब यहाँ पर जीएन की स्टेप मॉम और स्टेप ब्रदर तो सभी के सामने उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं कि उसके साथ मिस्टर वैन कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करने वाला। पर तभी यहाँ पर वो मिस्टर वैन पहुंच जाता है और जीएन से सॉरी कहते हुए साइनिंग सेरेमनी कंप्लीट करता है और फिर ये यहाँ पर आकर अपनी बॉस यानी कि सुमी से बात करता है। वो इसे चिल्लाते हुए पूछती है कि आखिर वो जीएन की स्टेप मॉम की बात सुनकर जीएन के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों खत्म कर रहा था। तो ये बता देता है कि उसका बेटा बीमार हो गया और उसका इलाज करवाने के लिए जीएन की स्टेप मॉम ने ये शर्त रखी थी। तो ये मिस्टर वैन को जीएन की स्टेप मॉम के बारे में बता देती है कि वो एविल स्पिरिट की वजह से ये सब कर रही है और उसके पास कोई खुद की एबिलिटी नहीं है। फिर सुमी इसे लाइफ सेविंग पिल दे देती है और कहती है कि इससे तुम्हारे बेटे की जान बच जाएगी। अब तभी इतने में जीएन यहाँ पर आकर सुमी से पूछ लगता है कि तुम मिस्टर वैन से क्या बात कर रही थी। तो कहती है कि कुछ भी नहीं, बस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में ही बात कर रहे थे। फिर रात में हम देखते हैं कि सुमी जैसी शावर लेकर आती है तो जीएन इसे किस कहने जा रहा होता है और वो इसे रोक देती है। तो ये कहता है कि ठीक है, पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारे और मिस्टर वैन के बीच में क्या चल रहा है। मैंने देखा था कि तुमने उसके असिस्टेंट को भी अपना ब्रेसलेट दी थी, तो आखिर ये सब क्या है। फिर सुमी बहाने बनाने लगती है तो भी ये बिलीव नहीं कर रहा होता है। तो सुमी रोनी की एक्टिंग करने लगती है और कहती है कि क्या तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है, मेरा उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये मान जाता है कि अच्छा ठीक है, रो मत। फिर ये उसका पैर दबाते हुए उसे कहता है कि सॉरी, मैंने तुम पे ट्रस्ट नहीं किया, लेकिन आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। सुमी सोचती है कि अगर ये ऐसे बिहेव करेगा तो मैं इसे छोड़कर कैसे जाऊंगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जीएन का असिस्टेंट उसे सुमी की कुछ इन्फॉर्मेशन ला कर देता है और कहता है कि आपने मुझे आपकी वाइफ के बारे में इन्फॉर्मेशन पता लगाने के लिए बोला था, तो कुछ न्यूज मिली है। पर जीएन ये देखने से मना कर देता है और कहता है कि अब आगे इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं, अब मैं उस पर कभी शक नहीं करूंगा क्योंकि उसके दिल में तो मैं ही हूँ। फिर हम देखते हैं कि जीएन को यहाँ पर उसकी ग्रैंडमा की कॉल आती है और वो बताती है कि तुम क्या जल्दी घर आ सकते हो, तुम्हारी स्टेप मॉम और तुम्हारा स्टेप ब्रदर मुझे परेशान करके रख दिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये दोनों ग्रैंडमा से कह रहे होते हैं कि आखिर ऐसे कैसे जीएन उन्हें फायर कर सकता है। तो ग्रैंडमा कहती है कि तुम लोगों ने कुछ किया होगा तभी जीएन ने तुम लोग को कंपनी से निकाला है। पर ये दोनों मान नहीं रहे होते हैं और ग्रैंडमा को कहने लग जाते हैं कि आखिर जीएन ऐसा कैसे कर सकता है। तो कोको कहती है कि आप दोनों ने कंपनी के सीक्रेट लीक करे हैं, तो अगर डैडी आप लोग को फायर नहीं करते तो क्या आप लोगों से बस धोखा खाते रहते, आप लोगों ने डैडी को क्या समझाया। तभी इतने में जीएन यहाँ पर आ जाता है और वो कोको से कहता है कि मेरी बेटी तो कितनी ज्यादा स्मार्ट है, जाओ तुम बाहर जाके खेलो, अभी डैडी को कुछ बात करनी है। फिर यहाँ पे ग्रैंडमा पूछती है कि तुमने इन दोनों को क्यों निकाला। तो वो कह देता है कि कोको ने एकदम सही बताई है, इन दोनों ने कंपनी के सीक्रेट्स को लीक करके मेरी कंपनी का लॉस करवाना चाहा है। तो ये दोनों मानने के लिए तैयार नहीं होते कि तुम्हारे पास कोई एविडेंस नहीं है तो हम पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। जीएन कहता है कि मिस्टर वैन ने मुझे खुद पर्सनली बताया, तो अगर तुम लोग को अभी भी यकीन ना आ रहा हो तो मैं उसे यहाँ पर बुला लेता हूँ ताकि वो तुम लोग का सच बता दे। फिर ग्रैंडमा ये जानने के बाद स्टेप मॉम को चिल्लाती है कि वो आखिर ऐसा कैसे कर सकती है। तो स्टेप मॉम कहती है कि आप लोग ने मुझे ये करने पर फोर्स किया है, आखिर इस सारी प्रॉपर्टी इस जीएन को क्यों मिल रही है और मेरे बेटे को क्यों नहीं। फिर स्टेप ब्रदर भी कहता है कि मैं भी तो इस फैमिली का खून हूँ, तो आखिर मुझे सिर्फ जीएन की बातें क्यों सुननी है। तो जीएन कहता है कि फाइनली अब तुम दोनों ने प्रिटेंड करना बंद करे। फिर जीएन की ग्रैंडमा यहाँ पर कहने लगती है कि ग्रैंडपा ने मरने से पहले जीएन को ही कंपनी संभालने के लिए देकर गए थे। तो जीएन का स्टेप ब्रदर कहता है कि ग्रैंडपा बहुत ही ओल्ड थे और वो बस कंफ्यूजन में कुछ भी करके चले गए, तो उनकी बातों को सीरियसली नहीं ले सकते हैं, मैं भी तो कंपनी चला सकता हूँ। तो ग्रैंडमा कहती है कि हमने जीएन की एबिलिटी देखी कि उसने कितनी अच्छे से कंपनी हैंडल किया है, तो उससे अच्छा कोई कर ही नहीं सकता। तो स्टेप मॉम कहती है कि अगर हमें मौका दिया जाएगा तो हम लोग करके बताएंगे ना। यहाँ पर जीएन इन लोग से कह देता है कि आप लोग मेरी पोजीशन मुझसे नहीं छीन सकते और मैं आप लोगों को अभी इसी वक्त निकाल सकता हूँ। स्टेप मॉम कहती है कि भूलो मत कि मैं तुम्हारी बड़ी हूँ। तो जीएन यहाँ पर मेड्स को ऑर्डर देता है कि इन लोगों के सामान पैक करो और घर से बाहर निकाल दो। तो यहाँ पर ये दोनों ही ग्रैंडमा से कहने लगते हैं कि आखिर जीएन उन्हें कैसे निकाल सकता है। तो ग्रैंडमा भी ऑर्डर दे देती है कि उन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, यही बेहतर रहेगा। तो स्टेप मॉम मान जाती है कि वैसे भी हमारी यहाँ पर इज्जत नहीं है तो हम कहीं और जाके रह लेंगे। फिर जीएन के स्टेप मॉम और स्टेप ब्रदर यहाँ से चले जाते हैं। तो यहाँ पर सुमी सोचने लगती है कि लगता है अब वो लोग कोई नई प्लानिंग करने वाले। तभी ग्रैंडमा यहाँ पर जीएन से कहती है कि आखिर वो हमारी फैमिली का हिस्सा है, तो शायद हमने ज्यादा कर दिए। तो जीएन कहता है कि ग्रैंडमा वो लोग हमारी फैमिली नहीं है, पर ग्रैंडमा फिर भी उनसे बात करने के लिए चली जाती है। तो जीएन बहुत ही गुस्सा होता है और सुमी से पूछता है कि क्या तुम भी यही सोचती हो कि मैंने उन लोगों के साथ सही नहीं किया। सुमी कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, तुमने सही किया है, वैसे भी वो लोग अच्छे नहीं है। तो जीएन इसे बताता है कि इतने सालों से वो दोनों उसे मारने की कोशिश कर रहे थे और अब वो दोनों सामने उसके मुंह पे लड़ रहे कि वो दोनों उसके खिलाफ है।
कोको कहने लगती है कि डैडी आप फिक्र मत करो, मैं और मम्मी आपके साथ हैं। तो सुमी को थोड़ा बुरा लग रहा होता है कि वो इसे झूठ कह रही है क्योंकि वो तो इसे छोड़कर चली जाएगी। तभी इतने में यहाँ पर जियन इसे कहने लगता है कि अब तुम कहीं पे भी बाहर जाना तो बॉडीगार्ड्स को लेकर जाना। तो ठीक है, अब मुझे कुछ काम है, मैं भी अपनी कंपनी जा रहा हूँ और मेरी फिक्र मत करो, मैं तो उन लोगों से इतने सालों से डील कर रहा हूँ तो मुझे पता है मैं उनसे बच जाऊंगा। हम देखते हैं कि यहाँ पर उसके स्टेप मॉम और स्टेप ब्रदर फिर से प्लानिंग बना रहे होते हैं और ये लोग जियन का एक्सीडेंट करने का सोच लेते हैं। दूसरी तरफ सुमी को यहाँ पर जियन की फिक्र होती है और वो अपने मैजिक पावर से इस बारे में पता लगा लेती है। तो वो तुरंत ही यहाँ पर उसका कार एक्सीडेंट रोकने के लिए पहुंचती है और अपनी मैजिक पावर यूज करने के बाद वो सोचती है कि अब तो जियन ने उसको पावर्स यूज करते हुए देख लिया। फिर ये बहाना बनाने ही वाली होती है कि देखती है कि कार में तो जियन है ही नहीं, ये तो किसी और की कार है। और फिर ये खुश जाती है कि उसे कुछ भी पता ही नहीं चला और वो सेफ भी है। तभी हम देखते हैं कि जियन तो अपने असिस्टेंट के साथ मिलकर इसे पावर यूज करते हुए देख लेता है और ये तो बड़ा खुश हो जाता है कि उसने पहले ही सोचा था कि सुमी कोई ऑर्डिनरी नहीं है। फिर ये यहाँ पर अपनी बेटी को मैसेज कर देता है कि मैं कंपनी से जब वापस घर आऊंगा तो मुझे तुमसे बात करनी है, मम्मी के सो जाने के बाद मेरे स्टडी रूम में आना। फिर सुमी के सो जाने के बाद कोको यहाँ पर जियन के पास पहुंच जाती है और कहती है कि डैडी आपको मुझसे क्या बात करनी थी। जियन उसे पूछता है कि क्या तुम्हारी मम्मी की मैजिकल स्किल के बारे में तुम्हें पता है, मुझे बताओगी। तो ये पहले मना करने लग जाती है कि डैडी मुझे कुछ नहीं पता। जियन कहता है कि बता दो, मैं तुम्हारी मम्मी को पता नहीं लगने दूंगा और एक्टिंग करूंगा। तो कहती है कि ठीक है डैडी, मैं आपको बता देती हूँ। एक्चुअली मुझे भी अभी जल्दी पता लगा था कि मम्मी की वीक नहीं है और मम्मी के पास तो मैजिकल पावर्स है, वो भी मुझसे कहीं ज्यादा वाली। और जब हम लोग माउंटेन पर रहते थे तो मम्मी कभी मुझे अपनी पावर नहीं दिखाती थी। और फिर ये उसे सारी स्टोरी बता देती है कि सुमी और वो यहाँ पर इसके घर पे क्यों आए हैं और कहती है कि डैडी मुझे बस इतना ही सब पता था। जियन कहता है कि अब मुझे समझ आया कि मेरी जो बीमारी है वो सब कुछ नहीं बल्कि एविल स्पिरिट की वजह से, जो कि मेरी स्टेप मॉम ने करी है और सुमी ने एविल स्पिरिट को मारने के लिए मुझसे शादी करने का बहाना करी ताकि वो इस घर में रह सके। फिर जियन कोको से पूछता है कि यानी ये सारा मिशन पूरा करने के बाद तुम अपनी मम्मी के साथ माउंटेन पर फिर वापस जाने वाली हो। यहाँ पर कोको कहती है कि डैडी मैं आपको क्या बताऊँ। तो ये कहता है कि देखो सच बता दो, मैं तुम्हारी मम्मी को नहीं बताऊंगा। तो कहती है कि सॉरी डैडी, मैं क्या कर सकती हूँ, मम्मी ने मुझे कहा है कि हमें चलना होगा, तभी तो मैं अपनी मैजिक प्रैक्टिस करूंगी। लेकिन डैडी फिर भी मैं आपको छोड़ना नहीं चाहती हूँ। तो कहता है कि फिक्र मत करो, डैडी कोई रास्ता निकाल लेंगे। और हाँ, आज हमने जो भी बातें करी ना तुम इस बारे में मम्मी को मत बताना। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सुमी और जियन जब साथ में रूम में होते हैं तो यहाँ पर फिर से वो उसे किस करने लग जाता है, पर तभी सुमी तो इसे दूर कर देती है और जल्दी से सो जाती है। और फिर वो नेक्स्ट मॉर्निंग उठकर सोचने लगती है कि उसे कोई ना कोई बहाना करना होगा ताकि वो इससे दूर रह सके और फिर सारी एविल स्पिरिट को खत्म करने के बाद यहाँ से अपनी बेटी कोको को लेकर जा सके। पर जियन यहाँ पर कोको को समझा देता है कि तुम्हें अपनी मम्मी के साथ नहीं बल्कि मेरे साथ काम करना है, तुम अपनी मम्मी को पता मत लगने देना। तुम्हारी मम्मी एक्चुअल में डर रही है कि उन्हें मुझसे प्यार हो गया है तो वो मुझे छोड़कर कैसे जाएगी, इसलिए वो ये सारी चीजें कर रही है मुझसे दूर होने के लिए। फिर हम देखते हैं कि जियन तो काफी सारे बहाने करता है सुमी से क्लोज होने के लिए और उसके साथ टाइम स्पेंड करता है, डेट पर जाता है और सुमी भी उसे लाइक करने लगी होती है पर वो उसे छुपा रही होती है और वो अपने आप को समझाती है कि उसे वापस से माउंटेन पर जाना है। हम देखते हैं कि सुमी अपनी बेटी कोको के साथ मिलकर जियन की स्टेप मदर और स्टेप ब्रदर को सबक सिखाने के लिए जाती है। जब वो लोग यहाँ पर फिर से जियन को परेशान करने के लिए पहुंचते हैं तो एविल स्पिरिट की वजह से स्टेप मॉम तो मर जाती है पर उनका जो बेटा यानी कि जियन का स्टेप ब्रदर होता है वो यहाँ पर फिर भी इन लोग का पीछा नहीं छोड़ता और अब इसके अंदर एविल स्पिरिट आ गई होती है और वो इन लोग को मारने पहुंच जाता है। पर तभी कोको सामने आ जाती है और ग्रैंडमा को बचा लेती है। इसके बाद सुमी जल्दी से अपनी बेटी को लेकर जाती है बचाने के लिए और इन लोग को पता लगता है कि उसे खून की जरूरत है। तो यहाँ पर सुमी इन लोगों से कहती है कि मैं जाती हूँ उसे खून देने के लिए और अगर मेरा कम पड़ गया तो मैं जियन को बुला लूंगी। यहाँ पर जियन और उसकी ग्रैंडमा तो बहुत ही अपसेट होने लगते हैं कि कोको उनकी सगी खून नहीं है, नहीं तो वो लोग अपना खून दे देते। फिर यहाँ पर कोको को अभी होश तो नहीं आया होता है तो ग्रैंडमा कहती है कि मैं कोको का अपने रूम में ख्याल रखना चाहती हूँ, तब तक तुम लोग यहाँ पे रहो। फिर जियन यहाँ पर सुमी से पूछने लगता है कि 6 साल पहले क्या वो होटल कभी गई हुई थी, क्योंकि उस टाइम पर उसे किसी ने ड्रग दिया था और वो तो होटल गया था। तो सुमी से कहती है कि हाँ, उस रात मैं गलती से तुम्हारे रूम में चली गई थी क्योंकि मैं बहुत ही ड्रंक थी। जियन शॉक हो जाता है और कहता है कि यानी कोको मेरी बेटी है। तो सुमी कहती है कि तो क्या, मैंने अभी बोली थी ना कि अगर मेरा खून कम पड़ जाएगा तो मैं तुम्हारा ले लूंगी। जियन कहता है कि तुमने अब जाके बोली थी। सुमी कहती है कि तो क्या हो गया, मैं तुम्हें और भी पहले बताना चाहती थी पर तुमने मुझे मौका ही नहीं दिया। जियन कहता है कि यानी तुमने ही डीएनए टेस्ट रिपोर्ट को चेंज करी थी ना अपने मैजिक से। तो सुमी से बताती है कि उस टाइम पर मैंने तुम्हारे साथ होने का नहीं सोची थी और मैं तुम्हें छोड़कर जाने वाली थी। तो जियन कहता है कि तुमने मेरे साथ बहुत गलत की हो और वो उसे किस करने लगता है।
फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो दोनों उठते हैं तो यहाँ पर कोको आ जाती है और कहती है कि ग्रैंडमा ने मुझे बताई कि मैं डैडी की सगी बेटी हूँ। मम्मी आपने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया था? सुमी कहती है लेकिन अब तो तुम्हें पता लग गया ना। जियन कहता है कि कोको तुम्हें अब ब्रेकफास्ट करने जाना होगा ना, तुम जल्दी से किचन में जाओ, मैं अभी आता हूँ। फिर कोको बाहर चली जाती है और दोनों अपना रोमांस कंटिन्यू करते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जियन ने अपने स्टेप ब्रदर को पकड़ के रखा होता है उसे सबक सिखाने के लिए, क्योंकि इतने सालों से उसने अपनी मॉम के साथ मिलकर इसे बहुत ही परेशान किया था। फिर हम देखते हैं कि तीनों की एक कंप्लीट हैप्पी फैमिली हो जाती है और जियन और सुमी कोको को एक जगह पर लेकर आए होते हैं ताकि वो यहाँ पर अपनी मैजिक प्रैक्टिस कर ले। सुमी यहाँ पर जियन से कहने लगती है कि जब से वो उसकी लाइफ में आया है तब से वो बहुत ही हैप्पी हो गई है। जियन कहता है कि थैंक्स तो मुझे करना चाहिए, तुम्हारा मेरी लाइफ में आने के बाद मेरी लाइफ कंप्लीट हुई है। फिर दोनों यहाँ पर किस करते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।